6th This chapter. call is now being Yes. Today we are going to study about Sultanate in 15th and 16th century. 15th and 16th century में सल्तनत में क्या एक्टिविटीज हो रही थी या क्या चेंजेस हुए, that we are going to discuss in this topic. Take a look at table 1 again. You will notice that after the Tughlaqs, the Sayyid and Lodi dynasties ruled from Delhi and Agra until 1526. Okay, now what happens? Tughlaq, Muhammad Tughlaq के बाद 1526 तक सैयद एंड लोधी डायनेस्टीज ने दिल्ली और आगरा पे रूल किया. ओके, यानी कि तुगलक डायनेस्टी जो था उसका एंड हो गया. आफ्टर दैट हु कम्स, व्हिच डायनेस्टी कम? सैयद एंड लोधी डायनेस्टी. इसका हमने चैप्टर टेबल नंबर 1 में भी देखा था, द रूलर्स हु रूल्ड ओवर दिल्ली. तो उसमें सीक्वेंस गिवन है विद देयर टाइम पीरियड, वहां से आप नोटिस कर सकते हो. Now what happens in this time period? By then, Jaunpur, Bengal, Malwa, Gujarat, Rajasthan and the entire South India had independent rulers who established flourishing states and prosperous capitals. Now what happens? अब सैयद एंड लोधी डायनेस्टी अब तुगलक की जो डायनेस्टी थी, या हम ये कह सकते हैं तुगलक का जो राजकाल था वो खत्म हो चुका था. ओके, तब तक क्या हुआ, जो भी इनके जो हम कह सकते हैं कि फार्देस्ट प्लेस पे जो इनका एरियाज थे जहां ये रूल कर रहे थे, लाइक बंगाल है, जौनपुर, मालवा, गुजरात एंड राजस्थान का कुछ पोर्शन जहां पर दिल्ली सल्तनत का रूल था. तो जैसे ही तुगलक की डायनेस्टी का एंड हुआ, तब ये सारे एरियाज क्या हुए? इंडिपेंडेंट हुए. यानी अब इनके ऊपर दिल्ली सल्तनत का रूल नहीं है. यहाँ पर लोकल जो रूलर्स हैं उन्होंने अपना रूलर जो है स्टेब्लिश कर लिया. वहाँ के लोकल चीफटेन्स जो थे उन्होंने वहाँ पर क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया उन एरियाज को. और इसी टाइम पे वहाँ वो जो स्टेट्स हैं या जो वो एरियाज हैं, वो जो कैपिटल्स हैं, दे स्टार्टेड बिकमिंग प्रॉस्पेरस. यानी वो प्रॉस्पेरस होने लगे, यानी अच्छी होने लगी, उनका डेवलपमेंट होने लगा. लेकिन यहाँ पर इन एरियाज में दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल हट चुका था. दे बिकेम इंडिपेंडेंट नाउ. This was also the period which saw the emergence of new ruling groups like the Afghans and the Rajputs. यानी ये जो टाइम पीरियड है, that is 15th and 16th century, इस टाइम में न्यू रूलिंग ग्रुप्स जो है वो भी उनकी भी स्टार्टिंग हुई. जैसे कि अफगान एंड राजपूत, इन्होंने भी अपना एरिया जो है वास्ट करना शुरू कर दिया था. ठीक है, क्योंकि अब दिल्ली सुल्तान सन का ऑलमोस्ट एंड हो चुका था. तो बाकी जो लोकल हम कह सकते हैं अदर ग्रुप्स जो थे, जो रूलिंग पार्टीज थी या रूलिंग कम्युनिटीज थी, उन्होंने अपना स्टेब्लिशमेंट, अपने एम्पायर का स्टेब्लिशमेंट करना शुरू कर दिया था. Some of the states established in this period were small but powerful and extremely well administered. Now what happens? इस टाइम पीरियड में जो भी स्टेट्स या हम कहें छोटे छोटे एरियाज जिनका स्टेब्लिशमेंट हुआ, वो क्या थे? छोटे थे लेकिन पावरफुल थे. और उनमें जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क था वो भी काफी अच्छा था, वेल मैनेज्ड था. Sher Shah Sur started his career as the manager of a small territory for his uncle in Bihar and eventually challenged and defeated the Mughal Emperor Humayun. Now what happens? इस centuries 15th and 16th century के बीच में एक रूलर है, that is शेर शाह सुर. इसने अपना करियर स्टार्ट किया. इसके जो अंकल थे, बिहार में उनका एक एम्पायर था, उनकी एक छोटी सी टेरिटरी थी, वहां पे इसने रूल करने का मतलब अपनी जो रूलिंग करियर है हम कह सकते हैं, वहां से इसने स्टार्ट किया. इसकी अंकल की हेल्प करते वहां से ये मैनेजर बना, उनकी टेरिटरी को मैनेज करना शुरू किया. और धीरे धीरे ये इतना पावरफुल होता चला गया कि इसने हुमायूं जो कि मुगल एम्पायर के रूलर थे उसको भी क्या किया? डिफीट किया, उन्हें भी हरा दिया. यानी शेर शाह सुरकी अब यहाँ से इसने अपनी एक अलग से डायनेस्टी स्टार्ट की, दैट इज सूर डायनेस्टी. और इसके बाद इसका कैरियर जो है एज अ रूलर स्टार्ट हो गया. शेर शाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टैब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी. यानी इसने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया और खुद की डायनेस्टी एस्टैब्लिश की. Although the Sur dynasty
ruled for only 15 years, it introduced an administration that borrowed elements from Alauddin Khilji and made them more efficient. Now, अब जो सूर डायनेस्टी है ये ज्यादा लॉन्ग टाइम पीरियड तक नहीं रही, they ruled only for 15 years, लेकिन इस टाइम में इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है उसको काफी हम कह सकते हैं हाइट्स पे पहुंचा दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके टाइम पीरियड पे इम्प्लीमेंट किए थे, वही रूल्स एंड रेगुलेशन सूर ने जो शेर शाह सूर है इसने भी इम्प्लीमेंट किए, उसमें कुछ चेंजेस किए, उनको काफी एफिशिएंट बनाया ताकि जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो और अच्छा मैनेज हो सके। तो यानी इसने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के जो हम कह सकते हैं आइडियाज है उन्हें बोरो कर लिया और खुद की डायनेस्टी या खुद के रूलिंग टाइम पीरियड पे उन्हें इम्प्लीमेंट भी किया। Sher Shah's administration became the model followed by the great emperor Akbar. Then he consolidated the Mughal Empire. यानी शेर शाह सूर का जो एम्पायर था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इतना अच्छा था कि जो मुगल एम्पायर के जो रूलर थे दैट इज अकबर, उन्होंने भी इनके एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया। यानी इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था सूर डायनेस्टी का उस टाइम पे। ओके, दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर। नाउ देयर इज अ स्मॉल टॉपिक, the three orders, the peace of God, knights and the crusades. Now what is this? Let's discuss about it. This is a very important topic, don't skip it. Now what are three orders? The idea of the three orders was first formulated in France in the early 11th century. यानी three orders का जो idea है वो कहाँ से शुरुआत हुआ, इसका origin कहाँ से हुआ? From the France in 11th century. Now what is this? It divided society into three classes: those who prayed, those who fought and those who tilled the ground. यानी इस three orders के according society को तीन parts में divide कर दिया गया, three classes में divide कर दिया गया। First who prayed, यानी जो पूजा करते थे, जो worship करते थे, उनका एक अलग ग्रुप था। Second those who fought, यानी जो युद्ध करते थे, जो क्षत्रिय हम कह सकते हैं, जो warriors थे, उनका एक ग्रुप था, ठीक है। एंड थर्ड वन दोस हु टिल द लैंड, यानी कि फार्मर्स, जो खेती का काम करते थे। तो ये तीन पार्ट्स में सोसाइटी को डिवाइड कर दिया गया एंड दिस इज बेसिकली द थ्री ऑर्डर्स। दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू थ्री ऑर्डर्स वाज सपोर्टेड बाय द चर्च टू कंसोलिडेट इट्स डोमिनेंट रोल इन सोसाइटी। नाउ व्हाट हैपेंस, जो चर्च है या हम कह सकते हैं जो क्रिश्चियंस लोग हैं, उस टाइम पे उन्होंने थ्री ऑर्डर्स को काफी ज्यादा सपोर्ट किया। Why? क्योंकि वो अपना डोमिनेंस या हम कह सकते हैं कि अपनी ताकत दिखाना चाहते थे उस टाइम सोसाइटी, वो अपनी जो डोमिनेंस पावर है उसे और स्ट्रेंथ करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस थ्री ऑर्डर्स जो रूल है इसका बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया ताकि so that they can become the dominant part in the society. This helped emergence of the new warrior groups called knights. Now what happens, आपने देखा कि थ्री ऑर्डर्स में तीन ग्रुप्स में से एक ग्रुप है those who fought, यानी जो वॉरियर्स है। तो इस थ्री ऑर्डर्स की वजह से जो सोसाइटी है उसमें एक नया ग्रुप उभर कर आया, वॉरियर ग्रुप, जिसको कहा गया नाइट्स। ओके, इसमें KNIGHTS में K साइलेंट है। ओके, तो इसको ध्यान से प्रोनाउंस करेंगे सभी। Next, the church patronized this group and used them to propagate their idea of peace of God. Now what happens, जो चर्च था, यानी हम कह सकते हैं जो यहाँ चर्च जो वर्ड है वो आप क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है, क्रिश्चियन रिलीजन, उसके लिए आप यूज कर सकते हो, उसी को डिनोट करने के लिए यहाँ ये वर्ड यूज हुआ है। तो जो क्रिश्चियंस थे या जो चर्च था वो इन ग्रुप को, यानी जो नाइट्स है, जो वॉरियर ग्रुप है, उसे क्या करता था, दे पैट्रोनाइज दिस ग्रुप, यानी उसे संरक्षण देता था, उन्हें सपोर्ट करता था। ओके, ताकि क्या कर सके, जो चर्च है उनका एक मैसेज था, उनका एक आइडिया था पीस ऑफ गॉड। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में चोला डायनेस्टी में पढ़ा था भक्ति, द आइडिया ऑफ भक्ति इमर्ज्ड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। ओके, उसी तरह पीस ऑफ गॉड एक आइडिया था इनका चर्च का, वो चाहते थे कि इसका प्रचार प्रसार हो, ये प्रोपोगेट हो। तो इन लोगों का मानना था कि जो नाइट्स है, जो वॉरियर ग्रुप है, दे कैन प्रोपोगेट देयर आइडिया ऑफ पीस ऑफ गॉड, इसीलिए ये इन ग्रुप्स को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। The attempt was to direct warriors away from conflict among themselves and send them instead on a campaign against the Muslims who had captured the city of Jerusalem. Now what happens कि जो ये चर्च है, जो इनको संरक्षण दे रहा है, जो इनको सपोर्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो वॉरियर ग्रुप है वो उनकी बात मानेगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। ओके, तो इनका ये मानना था चर्च का कि जो वॉरियर ग्रुप है वो आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स में, यानी
वॉरियर्स है वो आपस में लड़ाई ना करें, आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उन्हें रिजॉल्व करने से अच्छा है कि इनको एक कैंपेन में भेजा जाए। और ये कैंपेन किसके अगेंस्ट था? मुस्लिम के अगेंस्ट, जिन्होंने जेरूसलेम में अपना कैप्चर कर रखा था। यानी एक शहर का नाम है जहां पे मुस्लिम ने अपना कब्जा कर रखा था, कंट्रोल कर रखा था। तो चर्च के जो लोग हैं वो चाहते थे कि जो नाइट्स है इनको इस कैंपेन पे भेजा जाए और उनके अगेंस्ट क्या किया जाए? वॉर डिक्लेयर किया जाए। किनके अगेंस्ट? मुस्लिम्स के अगेंस्ट, जिन्होंने जेरूसलेम में, सिटी ऑफ जेरूसलेम में कंट्रोल कर रखा है। This led to a series of campaigns called the Crusades. यानी ऐसी कई सारी सीरीज मिला के इन कैंपेन्स की जो सीरीज है इन्हें मिलाकर कहा गया क्रूसेड्स। नाउ व्हाट डज द क्रूसेड? क्रूसेड का मतलब होता है धर्म युद्ध। क्या होता है? धर्म युद्ध, यानी रिलीजन के बेसिस पे जो वॉर्स होते हैं दैट आर क्रूसेड्स। These campaigns in the service of God and the church completely altered the status of knights. यानी इन कैंपेन की वजह से जो नाइट्स है यानी जो वॉरियर ग्रुप है इनको काफी ज्यादा फायदा हो। फायदा क्या? कि ऑब्वियसली यू नो वॉरियर ग्रुप्स में जो सोल्जर्स हैं वो कहाँ से बिलोंग करेंगे? ऑब्वियसली वही लोग वॉरियर्स होते हैं जो कि सोसाइटी में जिनका ज्यादा हाई स्टेटस ना हो या जो नोबल लोग नहीं होते हैं, जो क्लीन वर्क के लोग नहीं है, वही वॉरियर्स होते हैं, लड़ाई वड़ाई करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ? इनका स्टेटस जो कि बिल्कुल लो स्टेटस था, जैसे ही उन्होंने सर्विस ऑफ गॉड यानी वो भगवान के लिए लड़ रहे थे, जैसे हमने कहा धर्म युद्ध, ठीक है, पीस ऑफ गॉड जो मैसेज है वो सब तक पहुंचा रहे थे। तो इन सब की चीज बीच में यानी इस कैंपेन के बीच में जो नाइट्स है, जो वॉरियर ग्रुप्स है, उनका स्टेटस काफी ज्यादा हाई हो गया सोसाइटी में। ओके, originally these knights did not belong to the class of nobles. Nobles का मतलब है जो रईस लोग होते हैं या हम कहें जिनका स्टेटस थोड़ा हाई होता है सोसाइटी में। तो नोबल्स नहीं हुआ करते थे पहले जो नाइट्स हैं वो, लेकिन धीरे धीरे इन कैंपेन्स की वजह से इनका जो स्टेटस है वो काफी ज्यादा हाई हो गया सोसाइटी में। But by the end of the 11th century in France and a century later in Germany, the humble origins of these warriors were forgotten. लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? 11th सेंचुरी के एंड तक फ्रांस और जर्मनी में इनका जो ओरिजिन है नाइट्स का, यानी कि एक कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं या इनका स्टेटस क्या है सोसाइटी में, लोग धीरे धीरे इस चीज को भूल गए। By the 12th century, nobles also wanted to be known as knights. यानी धीरे धीरे इस कैंपेन का ये असर हुआ कि जो नोबल पर्सन्स थे सोसाइटी में यानी जो हाई स्टेटस से बिलोंग करते थे वो भी ये चाहने लगे कि हमें भी क्या करें, कोई वॉरियर ग्रुप में इंक्लूड कर, यानी उस ग्रुप में हम भी आना चाहते हैं। ऐसा इनका मतलब इतना स्टेटस में अल्टरेशन उस टाइम पीरियड में हुआ। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर and this is very important topic, please do read it. After this let's discuss about some NCERT question answers. Okay, any doubt in this chapter? Anyone? No ma'am. No? Okay, just read the chapter once, आपको सब समझ में आ जाएगा। सभी चैप्टर्स की जो इवेंट्स हैं जो भी सेंचुरी वाइज हमने पढ़ा, इनको कोरिलेट करिए और सीरीज के फॉर्म में याद करिए, स्टोरी के फॉर्म में लर्न कीजिए, यू विल श्योरली अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स डिस्कस सम एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। Yes. So first question from your textbook is, which ruler first established his or her capital at Delhi? As we have discussed in the table number 1 also, there is a sequence given of the rulers who ruled over Delhi. दिल्ली पर कौन-कौन से रूलर्स ने रूल किया था, उनकी पूरी टेबल आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन है। फ्रॉम देयर यू कैन टेक हेल्प। Those who wanted to answer, just click on the raise hand option and I will call your names. Yes, Dipanshu Singh. Ma'am, please repeat the question. Question is, which ruler first established his
his or her capital at Delhi? यानी दिल्ली पर सबसे पहले कौन से रूलर ने अपना स्टेब्लिशमेंट किया, किसने अपनी स्टार्टिंग की वहां से? यस नवीन। Ma'am, Tomar Rajput has started his kingdom from Delhi. Yes. Okay. In this question, I think there's a little bit confusion because it is asking about the ruler. So we can mention name also. That is Anand Pal, or we can write simply the Tomar Rajputs were the first rulers who established their capital at Delhi. Okay, very good. Now next question. These are only one sentence question answers. No need to write very much in this. What was the language of administration under the Delhi Sultans? Ma'am, Persian. Very good. Yes. Ma'am, Persian. Ma'am, Persian. Administration language जो है वो क्या थी? That is Persian. And how we can say that it is Persian? Any example you want to give? कैसे आपको लगा कि Persian language जो है वो administration language थी? Because तवारीख्स were written in Persian language ना? तवारीख्स कौन सी language में लिखे जाते थे? Ma'am, Persian. Persian language. Okay. Yes. Next question. Question number 3 is: in whose reign did the Sultanate reach its farthest extent? यानी बहुत ज्यादा ऊंचाई पे पहुंच गया था दिल्ली सल्तनत. किसके राज में? Sultanate reached its furthest extent in region of Muhammad Tughlaq. One by one answer कीजिए. Ma'am, Sultanate reached its furthest extent in region of In region of Muhammad Tughlaq. Yes, it is. मोहम्मद तुगलक के टाइम पीरियड में जो दिल्ली सल्तनत है, it reached its farthest extent, यानी बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया था. How कैसे हम जान सकते हैं ये? By the end of the Muhammad Tughlaq's reign, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent. यानी इन्होंने बहुत ह्यूज अमाउंट में सोल्जर्स इकट्ठे किए, एक स्टैंडिंग आर्मी खड़ी की और आसपास के जो सब कॉन्टिनेंट्स थे, जो एरियाज थे पूरे सब कॉन्टिनेंट में, उन्हें कैप्चर करने का कोशिश किया. They had defeated rival armies and seized the cities. यानी इन्होंने काफी सारे जो राइवल आर्मीज है उन्हें डिफीट किया and they also seized most of the cities. The Sultanate collected taxes from the peasantry and dispensed justice in its realm. यानी इनके टाइम पीरियड में जो इनके सोसाइटी थी या इनका जो एरिया जहाँ ये रूल कर रहे थे वहाँ पे जस्टिस भी था. So this is the reason why the region reached the farthest extent in Muhammad Tughlaq's region. Next question is: from which country did Ibn Battuta travel to India? Very simple question it is. Ma'am, may I please? Ma'am, may I? Yes, Utkarsh. Ma'am, Ibn Battuta belonged to Morocco, Africa. Yes. He came to India. He traveled to India from Morocco, that is in Africa. Very good, Hiran Maurya. Correct one. Now the most important question. According to the circle of justice, why was it important for military commanders to keep the interest of the peasantry in mind? Ma'am, may I? Ma'am, may I? May I? Ma'am, may I? Yes, Ritesh Kumar. Can I answer? Yes, ma'am. It is important because kings survive on soldiers. Soldiers survive on salaries, and salaries came from peasants. Revenue collected from peasants. Yes, very good. And peasants will give the revenue only when they are prosperous and happy.
Okay, so ये 4 points हैं that is included in circle of justice. First is a king is survived on soldiers. Soldiers worked for salaries. Salaries came from revenue collected from peasants, and peasants would pay revenue when they are prosperous and happy. That is why military commanders, it is important for military commanders to keep the interest of the peasantry in mind. Next question, what is meant by the internal and external frontiers of the Sultanate? Ma'am, can I answer? Ma'am, Yes. can I answer? Yes, Naveen. The internal frontiers of Sultanate means the conditional of the hinterland of garrison town. During these campaigns, forests were cleared in Ganga, Yamuna, Doob, and hunter-gatherers and pastoralists were expelled for their habit. Don't need to read the same answer I have shared. Same answer read करने की जरूरत नहीं है. Just answer me in 1 or 2 sentences in simple words. ओके, शेयर स्क्रीन शेयर तो मैंने भी कर रखी है, बाकी स्टूडेंट्स भी इसे पढ़ सकते हैं. बाकी अपनी लैंग्वेज में अगर आप कोई आंसर बताना चाहते हैं सिंपल वर्ड्स में इन 2 or 3 sentences that you can. May I? Ma'am, may I? काव्या, 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 do you want to answer? Ma'am, can I? Ma'am, can I? Yes, Utkarsh. Yes, ma'am. Internal frontiers of the Sultanate. The Sultanate aimed at. Hey, Utkarsh, it is Sultanate. Pronounce it as Sultanate. Sorry, ma'am. Sultanate. The Sultanate aimed at. Aimed at hinterland of the garrison town. That's what I am asking now. What are internal frontiers? So simply we can say कि hinterlands और garrison towns जो थे सल्तनत के अंदर, that are internal frontiers, and the areas beyond hinterlands and garrison towns are the external frontiers. That is the simple answer, and the complete explanation is given in the PDF only. You can note down the answers from there. So simple words में इंटरलैंड्स और गैरिसन टाउन्स का जो एरिया था वो था इंटरनल फ्रंटियर सल्तनत के लिए, और इसके बाहर और इसके बियॉन्ड का जो भी एरिया है दैट इज इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल फ्रंटियर. दैट इज द सिंपल आंसर. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What were the steps taken to ensure that Muktis performed their duties? Now, who were Muktis? Muktis were basically the governors of the garrison lands. जो भी garrison हमने पढ़ा था कि दूर एरियाज में जो भी एरियाज थे जो दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में थे, वहां पे जो गवर्नर्स जो अपॉइंट किए गए थे दैट आर मुक्तिस. Why do you think they may have wanted to defy the orders of the sultans? Now, this is the important question. Ma'am, can I answer in short? Yes, Naveen. Ma'am, because the king buy them in when they are small, and he told them, I am only your master. Stop. Read the question again. What were the steps taken to ensure that Muktis perform their duty? हम उसकी हिस्ट्री नहीं पूछ रहे. क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो भी गवर्नर किसी भी गैरिसन लैंड पे अपॉइंटेड है तो उसकी ड्यूटीज वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं. इसके लिए जो सल्तनत है या फिर अपना जो रूलर है उसने क्या स्टेप्स लिए थे, जैसे कि टैक्स कितना कलेक्ट करना है, ये इसका एक अमाउंट फिक्स था, कितनी सोल्जर्स है कितनी आर्मीज उन्हें रखनी है दैट इज आल्सो फिक्स. उसके बियॉन्ड या उससे ज्यादा वो नहीं रख सकते थे. ठीक है, ताकि ये सब रूल्स क्यों लगाए गए थे, ये क्यों इंप्लीमेंट किए गए थे मुक्तिस पे, सो दैट दे कैन नॉट डिक्लेयर और दे कैन नॉट गो अगेंस्ट दी सुल्तान. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि क्या उनकी ड्यूटीज वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं. इसको इंश्योर करने के लिए जो रूलर है या जो सुल्तान है उन्होंने क्या स्टेप्स लिए. ओके, तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए, देन ओनली आंसर. सो लेट्स रीड द आंसर फ्रॉम हियर. Ma'am, may I? The Muktis or Iqtidar was a military commander appointed by the Khilji and Tughlaq monarchs as governors of territories of varying size.
These lands were called Ikta. Sorry, these lands were called Ikta. The duties of the Muktis were as follows: to lead military campaigns and maintain law and order in their Iktas. यानी जो भी उनका एरिया है, सबसे पहली ड्यूटी उनकी ये थी to maintain law and order in their particular area. Next is the Muktis had to collect the revenues of their assignments as salary in exchange for their military services and had to pay their soldiers from these revenue. यानी मुक्तीस जो थे उन्हें लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ता था जो भी उनका पर्टिकुलर एरिया है वहां से. Control over Muktis was more effective if their office was not inheritable and if they were assigned Iktas for a short period of time before being shifted. और इनकी जो ड्यूटीज हैं इन्हें इंश्योर करने के लिए क्या किया जाता था, इन्हें एक ही गार्रिसन टाउन पे ज्यादा देर तक नहीं रखा जाता था, इन्हें ट्रांसफर कर दिया जाता था. ओके. Next is accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the Muktis. अकाउंटेंट्स को अपॉइंट किया जाता था और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इनके गैरिसन टाउन्स पे या इनके जो भी इकतास है जहाँ ये रूल कर रहे हैं वहां जाके चेक करते थे कि क्या इन्होंने जो अमाउंट है, डिजायरेबल अमाउंट है, वो कलेक्ट किया है या नहीं, या उससे ज्यादा तो नहीं किया. ठीक है. तो दीज वर द स्टेप्स टेकन बाय दी taken to ensure the Muktis perform their duties or not. Next question is, what was the impact of the Mongol invasions on the Delhi Sultanate? Delhi Sultanate पे Mongol invasion का क्या impact रहा? This is also the important question. Can I? Yes. No. Kavya written. Kavya. Only 4 students are there who raise their hands to answer. Ma'am. Yes. What was the impact of the Mongol invasion on the Delhi Sultanate? क्या चेंजेस हुए मंगोल इन्वेजन की वजह से दिल्ली सल्तनत में? We have discussed the Alauddin Khilji and the Muhammad Tughlaq in comparison. What steps they have taken to defeat Mongol? Okay, हमने comparison में पढ़ा था. From there you can take ideas for your answer. Ma'am, may I? Yes. Ma'am, Yes, ma'am. May I? Sultan posed a big administrative challenge for the Delhi Sultan. Accordingly, the Delhi Sultan mobilized a large standing army in the Delhi Sultanate. Mobilized a large in the Delhi. Further, Alauddin Khilji constructed a new garrison town at Siri for his soldiers. Is imposed taxes on land and land to feed the army and the rate of 50% of peasants' yield. Yes. He began to pay the soldiers in cash. Muhammad Tughlaq shifted people to off Delhi to Daulatabad in south. He also raised a large standing army. Okay. हमें यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करना है, जस्ट उनके पॉइंट्स निकाल के एक कंप्लीट आंसर फॉर्मेशन करना है. तो फर्स्टली हम ये लिख सकते हैं दैट न्यू गैरिसन टाउन्स वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द सोल्जर्स. सबसे पहले क्या हुआ, नए गैरिसन टाउन्स का कंस्ट्रक्शन हुआ फॉर द settlement of the soldiers. Second thing, the tax collected between Ganga and Yamuna to keep the soldiers fit. यानी soldiers को खिलाने पिलाने के लिए क्या किया गया, taxes collect किए गए. Third is Alauddin choose to pay his soldiers in cash rather than iktas. यानी जो tax collection का जो mode है उसे change कर दिया गया, लोगों से इक्ता लेने की जगह क्या किया गया, cash लिया जाने लगा. जबकि मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, एक नई टोकन करेंसी को चीफ मेटल से जो बनी हुई थी उसे इंट्रोड्यूस किया अपने टाइम पीरियड. ओके, सो दिस वाज द इंपैक्ट ऑफ द मंगोल इन्वेजन इन द दिल्ली सल्तनत. मैम, जो मैंने बताया वो सही है क्या? यस, बिल्कुल करेक्ट है.